पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेनेसडे की नोवेल उसकी माँ के हाथों लग चुकी है। अब थोड़ी देर बाद अगले सीन में हम वेनेसडे के पेरेंट्स को देखते हैं। वो अपने प्यारे थिंग की इज्जत रखने के लिए उसे आज स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। मॉर्टिशिया बताती है कि आज उसके मन में एक और बात आई थी। उसके मन में अपनी माँ को कॉल करने की कसक उठी थी। उसे भी इस बात पर ताज्जुब होता है, पर उसकी माँ ने कॉल ही नहीं उठाया, बट उनके लिए एक नोट छोड़ दिया गया है। सीन वेनेसडे पर आता है। शातिर चोर की तरह उसने अपने कदम अपनी माँ के रूम की ओर बढ़ा दिए थे। उसे गुडी की किताब वापस चाहिए और उसकी इस नाकाम कोशिश पर उसकी माँ की नज़र पड़ जाती है। वेनेसडे एक मौका मांगती है। वो बताती है कि हाल ही में मुझे दिखाई दिया कि इनिड मरने वाली है और उसकी वजह मैं बनूंगी। इनिड की कब्र और उसके नाम एक पत्थर, और कब्र के चारों तरफ कौवे उड़ रहे हैं, जिसका सरदार एक आंख वाला कौवा है। मिस्टर गैल्पिन और उसके साथी की हत्या भी उसी एक आंख वाले कौवे ने की है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ज़रूर किसी की साजिश है। गुडी की किताब वेनेसडे की शक्तियाँ और उसके सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर सकती है। वेनेसडे की बातों से उसकी माँ को समझ आ जाता है कि वो किताब उसे नहीं देना चाहिए। वो किताब वेनेसडे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उसमें सिर्फ शॉर्टकट्स हैं जो उसे खतरनाक रास्तों पे ले जाकर सिर्फ तोड़ देंगे। वेनेसडे बिल्कुल ओफिलिया जैसी बातें कर रही है। वो भी बेसब्र थी, बहुत जिद्दी थी, इतनी कि उसने अपनी शक्तियों को खुद पर हावी होने दिया। मॉर्टिशिया एडम्स बिल्कुल भी वैसा नहीं करेगी जैसा उसकी माँ ने ओफिलिया के साथ किया था। और फिर वेनेसडे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मैं किताब लेकर रहूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। वेनेसडे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने में लगी है। इनिड मरने वाली है, ये बात एग्नेस को भी पता चल जाती है। वेनेसडे उससे दूर रहने को कहती है। उसके पास पहले से ही साथ निभाने के लिए थिंग है, पर एग्नेस वेनेसडे से काफ़ी प्रभावित है। वो वेनेसडे को ज़रूर इम्प्रेस करके दिखाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि पक्सली का ज़ॉम्बी वापस लौट आया है। और एक राज की बात, उसने कल रात उस ड्राइविंग टीचर को मारकर उसका भेजा खा लिया, जिससे अब वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे रीजनरेट होने लगा है। उसका दिमाग फिर से बनने लगा है और उसकी खोपड़ी से यूजीन को रेयर प्रजाति के कीड़े भी मिलते हैं। अब सीन वेनेसडे पर आता है। उसे हम मिस्टर गैल्पिन के फ्यूनरल पर देखते हैं। उसके अलावा वहाँ दो और लोग आए थे। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शेरिफ सैंटियागो और टाइलर की तरफ से डॉक्टर फेरवन। टाइलर चाहता था कि डॉक्टर यहाँ आकर कंफर्म करे कि उसके पिता अब नहीं रहे, और वेनेसडे यहाँ ही है अपने मन में चल रहे सवालों की वजह से। वो एक आंख वाला कौवा मिस्टर गैल्पिन का कनेक्शन, और हो सकता है इससे टाइलर का भी कनेक्शन हो। वेनेसडे को लगता है उसे एक आंख वाले परिंदे को काबू करने वाला एक एवियन है, एवियन जो पक्षियों को काबू कर सकता है। पर डॉक्टर फेरवन से पता चलता है कि विलो हिल का कोई भी मरीज एवियन नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि वो एक आंख वाला परिंदा मौजूद है। अगले सीन में हम बियंका को देखते हैं एक होटल में। उसकी माँ मॉर्निंग सॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की लीडर चोरी से यहाँ छुपी हुई है और उसका सारा सुर भी बुझ चुका है। FBI ने मॉर्निंग सॉन्ग के कंपाउंड पर छापा मारा है। बियंका के सौतेले बाप गिडियन ने उसे फंसा दिया है। सीन वापस वेनेसडे पर आता है। वेनेसडे की जांच की सांसें अब रुक चुकी हैं। अब इसे बचाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। वेनेसडे एग्नेस की मदद लेती है। सबसे पहले वो मिस्टर गैल्पिन का फ़ोन अनलॉक करते हैं। नेवरमोर में रूप बदलने वाले स्टूडेंट्स भी हैं। फिर वेनेसडे उन्हें दफा करके अकेले काम पर लग जाती है। गैल्पिन के ठिकाने पर जाने से पहले चलो कहीं और चलते हैं। वक्त आ गया है एडवेंचर का, क्योंकि आज नेवरमोर की फौज जा रही है कैंपिंग के लिए, कैंप जेरिको। पक्सली तो अपने साथ उस ज़ॉम्बी को भी ले आता है कैफेन में छुपाकर। एंड वेनेसडे के पेरेंट्स भी कैंपिंग का मजा लेने आए हैं। अपना अड्डा जमाने के बाद प्रिंसिपल डॉट अपनी स्पीच शुरू करते हैं। अगले 2 दिन के लिए कैंप जेरिको का नया नाम है कैंप आउटकास्ट। यह है नेवरमोर की नई सालाना प्रथा, एक एडवेंचर ट्रिप जो बढ़ाएगी आप में भाईचारा, जगाएगी टीम स्पिरिट, ताकि हमेशा जिंदा रहे आउटकास्ट की शान। यहाँ मोबाइल फोन्स की बिल्कुल मनाही है और नॉर्मीज तो दिखने भी नहीं चाहिए। तभी वहाँ एक नॉर्मीज का ग्रुप भी कैंपिंग के लिए आ जाता है। नॉर्मीज और आउटकास्ट दोनों ग्रुप में से कौन अपना सामान बांधकर वापस लौट कर जाएगा, देखते हैं। वेनेसडे अपना सुझाव देती है, क्यों ना प्रतियोगिता की जाए, विजेता रुकेगा और हारने वाला अपना सामान उठाकर वापस लौट जाए। आइडिया तो अच्छा है, तो चलो मुकाबले की तैयारी की जाए। नॉर्मीज और आउटकास्ट के बीच छिड़ने वाली है रंगों की जंग। हर पक्ष को मिलेगा उसका अपना टीम सेफर। खेल के कायदे आसान हैं। हर टीम में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग होंगे और हर टीम में हमलावर और रक्षक दोनों ही होंगे। रक्षक दूसरी टीम के जेफर पर कब्जे जमाए बैठेंगे और हमलावरों को किसी भी सूरत में जेफर हासिल करना होगा। अपने पक्ष का जेवर हासिल करते ही खिलाड़ी फ्लेयर छोड़कर अपनी टीम को खबर देंगे। फिर होगी एक आखिरी दौड़।
जिसमें वो साइडर वेक फॉल से होते हुए लुकआउट टावर तक जेवर के साथ लौटेंगे। ऊपर रखे ट्राइपॉड पर जो टीम पहले अपना जेवर रखेगी जीत जाएगी। टीम्स तैयार होने लगती है। वेनेसडे के दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा है। वो यहाँ से सीधे जाएगी कैल्विन के केबिन तक, बट उससे पहले गेम खेल लेते हैं। तो चलो खेल शुरू किया जाए। दोनों टीम जेवर पाने के लिए निकल लेती हैं। दोनों टीम के रक्षक दूसरी टीम के जेवर पर निगरानी बनाए हुए हैं। नॉर्मीज की तैयारी पूरी होती है, हेडफोन्स, मास्क और हथियार भी। नॉर्मीज टीम उनको चकमा देकर पहले अपना जेवर हासिल कर लेते हैं और अपना ग्रीन फ्लेयर गन आसमान में चला देते हैं। सब समझ जाते हैं नॉर्मीज टीम को अपना जेवर मिल चुका है। अब बारी थी आउटकास्ट टीम की। बियंका का सायरन उन पर कोई काम नहीं करने वाला। उन्होंने हेडफोन्स पहने हैं, इसीलिए वो अपने वेयरवुल्फ को आगे बढ़ाते हैं, पर नॉर्मीज एक गैस छोड़ देते हैं। फिर यूजीन उन पर मधुमक्खियाँ छोड़ देता है। सब जमीन पर लोटपोट हो जाते हैं। इसी का वादा उठा के वेनेसडे अपनी टीम का जेवर हासिल कर लेती है और बियंका पर्पल फ्लेयर गन आसमान में चला देती है। नेवरमोर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। वेनेसडे जल्दी से आगे बढ़ती है। वो नॉर्मीज टीम से काफ़ी पीछे है। नॉर्मीज टीम टावर तक पहुंच चुकी थी एंड वेनेसडे भी ये सब दूर पहाड़ी से देख पा रही थी। फिर आता है इस गेम का आखिरी दाव। वेनेसडे एक तीर से रस्सी के साथ सीधा निशाना लगाती है टावर पर और उसकी मदद से वो कुछ ही पलों में टावर के टॉप पर पहुंच जाती है और टीम नॉर्मीज से पहले अपना जेवर ट्राइपॉड स्टैंड पर रख देती है। आउटकास्ट की जीत हुई। अब उन्हें अपना सामान बांधकर वापस नेवरमोर नहीं जाना पड़ेगा। खेल तो खत्म हुआ, बट क्या अब नॉर्मीज टीम अपनी हार का कड़वा स्वाद सह पाएगी और क्या वो लौट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आज रात फिर से वो कैंप पर कब्जा जमाएंगे, लेकिन अब उससे पहले हम देखते हैं वेनेसडे अपने काम पर लग जाती है। मिस्टर गैल्पिन का केबिन कैंप से करीब 2.5 मील पूर्व की तरफ है। अगर वो अभी निकली तो किसी को कुछ पता चलने से पहले लौट आएगी। वेनेसडे को गैल्पिन के केबिन तक पहुंचने में रात हो जाती है। उसे वहां कुछ जानकारी मिलती है। गैल्पिन आउटकास्ट के मरे हुए लोगों के बारे में क्या पता कर रहे थे और ये लुइस कौन है। वेनेसडे उसकी दृष्टि का भी यूज़ करती है, लेकिन उसकी दृष्टि काम नहीं करती। सीन कैंप पर आता है। सब एंजॉय कर रहे हैं। इनिट एजेक्स को इग्नोर करके ब्रूनो के साथ घूम रही है एंड फाइनली एजेक्स इनिट के रास्ते में आकर उससे बात करता है। इनिट सैडली उससे माफ़ी मांग लेती है। उनके बीच प्यार वाला एंगल है ही नहीं। एजेक्स भी उसकी फीलिंग्स की कदर करते हुए वहाँ से चला जाता है। वेनेसडे वापस कैंप आ चुकी है, सीधा अपनी माँ के पास, क्योंकि उसे वो गुडी की किताब चाहिए। इसलिए वेनेसडे उसकी माँ को तलवारबाजी की चुनौती देती है। तलवारबाजी के एक अनोखे अंदाज में, आंखों पर पट्टी होगी। दूसरी तरफ यहाँ नॉर्मीज कैंप पर अटैक करने की साजिश कर रहे हैं। वो अपना काम चालू कर देते हैं, पर यहाँ शुरू में ही उनसे गड़बड़ हो जाती है। उनका लीडर पक्सली के टेंट में घुस जाता है, जहाँ वो बंधा हुआ ज़ॉम्बी उसका भेजा बिना फ्राई करे खा जाता है। नॉर्मीज की ये देखकर हवा टाइट हो जाती है और सभी नॉर्मीज कैंप छोड़कर भाग जाते हैं। ये बात पक्सली और यूजिन को पता चल जाती है, साथ ही में एग्नेस को भी। वेनेसडे ने एग्नेस को पक्सली का ध्यान रखने के लिए कहा है। खैर ये उस बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं, बट अब प्रॉब्लम की बात यह है कि ज़ॉम्बी फरार हो गया है, मतलब अब खतरा बढ़ गया है। वो ज़ॉम्बी गोमेज एडम्स की ओर बढ़ रहा था। गोमेज अपने म्यूजिक के मजे लेते हुए नहा रहे होते हैं। वो ज़ॉम्बी का शिकार बने उससे पहले पक्सली वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है और उस ज़ॉम्बी को अपनी पावर से दूर फेंक देता है। प्रिंसिपल के साथ काफ़ी लोगों को उस ज़ॉम्बी का पता चल जाता है। सीन वापस वेनेसडे और उसकी माँ पर आता है। उनकी तलवारबाजी शुरू होती है। अगर वेनेसडे जीतती है तो उसकी माँ को वो किताब लौटानी होगी, अगर वो हारती है तो उसकी माँ को किताब चला देगी। दोनों में ही रोमांचक फाइट शुरू होती है। दोनों ही अपने कला में माहिर होते हैं। कोई भी जीतता हुआ नजर नहीं आता। आखिर में वेनेसडे पर उसकी माँ का वार लग ही जाता है। वेनेसडे हार चुकी थी। उस पॉइंट पर वेनेसडे को वो ज़ॉम्बी दिखता है और वो अपना खंजर निकालती है। वो खंजर उसकी माँ के बिल्कुल नज़दीक से होकर उस ज़ॉम्बी के सिर पर जाकर लगता है और फिर उस ज़ॉम्बी को पकड़ लिया जाता है। इसी के साथ कैंपिंग भी समाप्त होती है। वेनेसडे ने जितना सोचा था कैंपिंग में उससे ज़्यादा ही पाया। अब पता चला प्रकृति हमें एक दूसरे से जोड़ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुदा करती है। कमज़ोरों को कच्चा चबा जाती है और ताकतवरों को लड़खड़ाता हुआ छोड़ देती है। अपनी माँ से हारने के बाद वो गुडी की किताब से भी हाथ धो चुकी है और अपनी शक्तियों से भी। पर एनिट की जान अब भी खतरे में है और एक शिकारी अब भी दाग में बैठा है, कभी नज़रों के सामने तो कभी नज़रों से ओंझल, हमले के मौके की फिराक में। सच क्या है जानने के लिए अब वेनेसडे के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। गैल्पिन मरे हुए आउटकास्ट का हिसाब क्यों रख रहे थे और ये लुइस कौन है
और इन सब का यूनिट के होने वाली मौत से क्या लेना देना है। वेडनेसडे दो राहों पर आ पहुंची है और हर बार की तरह उसे अपना रास्ता खुद तय करना होगा, जो कि जाता है विलो हिल की ओर। और सीन यहीं कट होता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता सकते हो या लाइक भी कर सकते हो। फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए।